नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, दो पुरानी पेंशन स्कीम को कौन कंट्रोल करता है, तीन यह कब और कैसे लागू हुई थी, चार आजकल यह स्कीम क्यों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, पांच क्यों देश के करोड़ों कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी इसके फायदे और नुकसान की चर्चा कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम पर सभी प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एम्प्लॉइज यूनियन में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं एवं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ऑफिसर एसोसिएशन में महासचिव, अध्यक्ष, सेक्रेटरी जनरल एवं चेयरमैन जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं। इनको 37 साल से भी ज्यादा का नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में काम करने का अनुभव है। तो चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जनरल कंडीशंस क्या हैं। इसमें जो हमारे सीसीएस रूल्स थे उसमें रूल 5 ये कहता है कि जनरल कंडीशंस क्या हैं। इसकी जनरल कंडीशंस सिंपली यही है कि आप सर्विस पूरी करें और सर्विस पूरी करने के बाद में ये जो है पेंशन के आप जो है हकदार हो जाते हैं, या इधर या तो डेथ के केस में और या फिर सर्विस के केस में, लेकिन उनकी जो कंडीशंस हैं वो हमें पूरी करनी होती हैं। रूल 6 पेंशन के ऊपर लिमिटेशन लगाता है कि आप कितनी पेंशन अर्न कर सकते हैं। पेंशन ले सकते हैं, 2 पेंशन मैंने लेते हुए भी देखा है। जैसे आपके हस्बैंड, जैसे वाइफ और हस्बैंड मान लो दोनों सर्विस में हैं, तो यदि वाइफ की डेथ हो गई है तो वाइफ की डेथ के बाद वाइफ की जो पेंशन है वो हस्बैंड को मिलेगी, भले ही हस्बैंड सर्विस में है, भले ही हस्बैंड सर्विस में है, लेकिन उस कंडीशन में उनको डीए एक ही मिलेगा, पेंशन 2 मिलेगी। पेंशन का जो मूल अमाउंट है वो दोनों मिलेगा, लेकिन उनको डीए एक ही मिलेगा, डीए 2 नहीं दिए जा सकते हैं। ये एक लिमिटेशन थी। तो इस तरह, और दूसरी लिमिटेशन, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और किसी सर्विस छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने 10 साल, 20 साल, 30 साल सर्विस कर ली है और फिर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी एक ही इंसान 2 पेंशन ले सकता है। जब वो, क्योंकि जहां उसने 2 पहली सर्विस की है वहां की पेंशन, यदि वो एंटाइटलमेंट है उसका 10 साल से ऊपर का, तो एक पेंशन उसे वहां मिलेगी और दूसरी पेंशन उसे वहां मिलेगी जहां वो जा रहे हैं। तो इस तरह ये पेंशन की लिमिटेशंस है कि आप 2 से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकते। ठीक है जी। रूल 7 ये भी कहता है कि ये हमारी जो पेंशन होती है ये गुड कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद में कुछ लोग क्राइम करने लगे, और यदि वो क्राइम या मिसकंडक्ट करते हैं तो उनकी पेंशन विथहोल्ड की जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है, और वो रिड्यूस जो है 1/3 तक रिड्यूस की जा सकती है, विच शुड नॉट बी लेस देन 9,000 रुपीज। किसी भी कीमत पर 9,000 से कम नहीं होगी वो पेंशन। यदि कोई कन्विक्टेड है, यदि किसी ने क्राइम किया है, तो उस कंडीशन में पेंशन जो है 9,000 तक कम की जा सकती है, यानी रिड्यूस की जा सकती है। प्रेसिडेंट को यह राइट है कि उस कंडीशन में आपकी पेंशन को विड्रॉ भी किया जा सकता है। यदि आप ऐसी, और आपसे एक बात और भी है कि यदि सर्विस में रहते हुए आपने कोई लॉस किया है, किसी भी प्रकार का देश को लॉस किया है, तो आपकी ग्रेच्युटी भी रोकी जा सकती है, और आपका जो लॉस है, जो पिक्यूनरी लॉसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो भी पेंशनर से रिकवर किए जा सकते हैं। और प्रेसिडेंट को यह भी राइट है कि प्रेसिडेंट जो है इसी को, पेंशन को रिड्यूस कर दें, जो पेंशन 9,000 से कम नहीं होगी, या 1/3। यदि पेंशन ज्यादा है तो उसका 1/3 तक कम किया जा सकता है। ऐसा ही यदि आपके ऊपर डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो भी पेंशन को कम किया जा सकता है, और प्रोविजनल पेंशन उस समय लगाई जा सकती है। जैसा मैंने अभी बताया, रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉसेस, ये भी 1/3 पेंशन इसमें कम की जा सकती है। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारी जो पेंशन है वो
ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम किस तरह काम करती है और क्यों, अब हम समझ सकते हैं कि पूरे देश में आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हंगामा क्यों है। अब हम आते हैं क्लास ऑफ पेंशन एंड कंडीशंस गवर्निंग देयर ग्रांट। पेंशन किस किस प्रकार से मिलती है या पेंशन किस किस प्रकार की होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इसको जो हमारी पेंशन होती है इसको सर्विस ग्रेच्युटी भी बोलते हैं। सुपर अनाउंसिएशन पेंशन, आप जानते हैं कि सुपर अनाउंसिएशन पेंशन जो होती है वो रूल 33 के अंतर्गत आती है, जो सीसीएस रूल्स हैं वो 33 के अंतर्गत आती है वो। और जो सुपर अनाउंसिएशन की एज है, यानी कहीं पे 62 ईयर्स है, कहीं पे 60 ईयर्स है, और ईपीएस के अंदर तो वो 58 ही है। तो सुपर अनाउंसिएशन पे जब जाएंगे आप तो आपको ये पेंशन ग्रांट की जाएगी। एक होती है रिटायरिंग पेंशन, रूल 34, इसको सर्विस ग्रेच्युटी इसको भी बोलते हैं। इन केस ये सुपर अनाउंसिएशन से पहले यदि आपको वॉल्यूशनरी रिटायरमेंट स्कीम भी कह सकते हैं इसको, कि आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। और ये रिटायरिंग पेंशन कई प्रकार से काउंट की जाती है। यदि आपको मिनिमम तो 10 ईयर्स है और उसके बाद में 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, आप यदि उसमें पेंशन लेते हैं तो ये रिटायरिंग पेंशन कहलाती है। अब हम जाते सुपर अनाउंसिएशन पेंशन। सुपर अनाउंसिएशन पेंशन अगेन रूल 35 में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि यदि रूल 35, रूल 35, 34, 33 सुपर अनाउंसिएशन पेंशन। अच्छा, यहां से मैंने दोबारा लिया इसको। हाँ, रिटायरिंग पेंशन, रिटायरिंग पेंशन की हम बात कर रहे थे, रिटायरिंग पेंशन की बात कर रहे थे। यस, ये रूल 36 है, रिटायरिंग पेंशन की हम बात कर रहे थे। यदि आपको किसी वजह से सरप्लस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए कहा जा सकता है, या आपको किसी भी रीजन से इसको जो कंपलसरी रिटायरमेंट लेने के लिए भी कहा जा सकता है। जैसा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि कई बार इन्होंने कुछ लोगों को 50 साल पूरे होने पर कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया है। तो इस तरह ये कंपलसरी रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है। और अब पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन ऑन द अंडर एनी अदर कॉर्पोरेशन और सर्विस। यदि आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस या कोई दूसरा जॉब, एक जॉब छोड़ के कोई दूसरा जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में उस एब्जॉर्प्शन में यदि आप दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं तो उस में जो पेंशन मिलेगी आपको वो रूल 37 के अंदर ट्रीट की जाएगी। एंड ऑब्जर्वेशन अंडर अदर कंपनी, अदर बॉडी, इसमें वो आएगी। अब इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन क्या होती है? इनवैलिड पेंशन वो होती है कि यदि आप किसी भी कारण से अनफिट हो गए हैं तो उसको हम इनवैलिड पेंशन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है और मेडिकल बोर्ड गजट, ये गवर्नमेंट के गजट में भी है। ये स्टेट लेवल पे सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होता है एक, और वो यदि इसको पास कर देता है तो ये आपकी यदि मेडिकली अनफिट है, मेंटली अनफिट है, तो इसको हम इनवैलिड पेंशन बोलते हैं। कंपनसेशन पेंशन, कंपनसेशन पेंशन भी वो है यदि आपको परमानेंट पोस्ट से, आप परमानेंट पोस्ट पे हैं और जिस तरह आप परमानेंट पोस्ट पे हैं और आपको किसी भी वजह से आपको गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको रिटायर किया जा रहा है तो आपको पूरा कंपनसेशन उसका दिया जाएगा। में आपको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा और 3 महीने का नोटिस आप देकर उस पेंशन को ले सकते हैं। देखिए, ये पेंशन के ही प्रकार हैं। इनमें बहुत ज्यादा जब भी कोई व्यक्ति उस प्रकार से आता है, जब भी इन केसेस, ये इस टाइप के केसेस आते हैं, वो उस टाइप के केसेस उस प्रकार से ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम मैटर करती है और हम उसे इस डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि पेंशन कितनी प्रकार की होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम में ये प्रावधान है, तो इसलिए इनकी भी चर्चा करना जरूरी है। अब रूल 40 में भी कंपलसरी रिटायरमेंट के बारे में बताया गया है।
गवर्नमेंट सर्वेंट कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज एज ए पेनल्टी में बी ग्रांटेड। यदि किसी भी प्रकार की पेनल्टी दे रहे हैं उसको, तो उस कंडीशन में उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है। लेकिन कंपल्सरी रिटायरमेंट देते समय भी उनको जब आप पेनल्टी लगाएंगे तो 2/3 पेंशन आपको देनी पड़ेगी और 1/3 आप उसकी रोक सकते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट पर भी, या उसकी पेनल्टी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पेनल्टी की बात की गई है। और यदि कंपनसेट अलाउंस बोलते हैं इसको, रूल 41 के अंतर्गत, सीसीआर रूल 41, यदि डिसमिस्ड, यदि सर्विस से किसी भी कारण को लेकर किसी बहुत बड़े रीजन की वजह से आपको सर्विस से डिसमिस किया गया है या रिमूव किया गया था, उस कंडीशन में कंपनसेट अलाउंस मिलता है। वो भी सेम यही है कि वो 2/3 पेंशन या ग्रेच्युटी या बोथ। इसमें दोनों डिसमिसल के केस में गवर्नमेंट जो है आपकी पेंशन भी फोरफिट कर सकती है और पीएफ भी फोरफिट कर सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि मैंने बताया 30 ईयर्स में, 20 ईयर्स में आप ये रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं। यदि 30 ईयर्स की क्वालिफाइड सर्विस कर ली है आपने, तो भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं और आपको फुल बेनिफिट मिलेंगे। तो और कितनी बार ये भी है, आप खुद भी ले सकते हैं 3 महीने का नोटिस देकर, और गवर्नमेंट भी 30 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको पब्लिक इंटरेस्ट में, उसे पब्लिक इंटरेस्ट नाम दे दिया गया है। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पीछे IAS IPS अधिकारी या कुछ डिफरेंट टाइप के अधिकारियों को रिटायर कर दिया था 30 ईयर्स की सर्विस के बाद में, इसको पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे ये रिटायर कर देते हैं। तो 3 महीने की पे, या तो आपको, यदि आप इमीडिएट रिटायर करेंगे उस व्यक्ति को, तो या तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा आपको, या 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। 3 महीने की सैलरी देकर आपको उसी दिन भी रिटायर किया जा सकता है जिस दिन लास्ट डे आप ऑफिस में हो। रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द 20 ईयर्स सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस, 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पर भी आपको सेम वे में इस तरह रिटायर किया जा सकता है। उसमें भी दोनों तरफ से 3 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि हमारे जो कितनी बार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 20 साल की सर्विस करने के बाद में अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं और रिटायरमेंट लेने के बाद में अपना कुछ बिजनेस करते हैं या फिर जो भी काम उन्हें करना है वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रूल 44, अमाउंट ऑफ पेंशन, ये इसमें दिया गया कि अमाउंट ऑफ पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें जो बताया गया कि मिनिमम पेंशन आज की डेट में हमारी जो जब आप कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम पेंशन 9,000 रुपीज है एंड मैक्सिमम इज 1,25,000। ये आज की डेट में है, यानी 7th पे कमीशन लागू होने के बाद मैक्सिमम पेंशन जो है 1,25,000 रुपए तक हो सकती है। इसी प्रकार से जो इनवैलिड पेंशन वगैरह है या डिफरेंट टाइप की पेंशन हैं, उनके सबके अमाउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं। अब आती है एडिशनल पेंशन। यदि व्यक्ति 80 साल से ऊपर हो गया है पेंशन लेते हुए और उनकी एज 80 साल हो गई है, तो उन्हें उनकी पेंशन इंक्रीज कर दी जाती है। 80 साल से 85 साल के बीच में जो भी एग्जिस्टिंग पेंशन होगी, यानी एग्जिस्टिंग पेंशन बेसिक पेंशन जो होगी, डीए नहीं, उसकी जो बेसिक पेंशन होगी वो 20% इंक्रीज कर दी जाएगी। 85 से 90 ईयर्स के अंदर 30% इंक्रीज की जाएगी। 90 से 95 के अंदर 40% इंक्रीज कर दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति 95 से 100 जीते हैं तो उनकी 50% पेंशन इनहेंस कर दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति 100 से ऊपर जीते हैं तो उनकी 100% बेसिक पेंशन एनहेंस कर दी जाएगी। ये एक एडिशनल बेनिफिट, क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने इसलिए दिया हो कि उस एज में आदमी को बीमारी ज्यादा बनी रहती है, और जब आदमी बीमार बना रहता है तो उस कंडीशंस में आदमी को ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी पे विचार करते हुए शायद गवर्नमेंट ने ये सब एडिशनल पेंशन दी है। ये भी एक बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करेंगे
ग्रेच्युटी के बारे में। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, देखिए ग्रेच्युटी के लिए जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में आते हैं, इवन कंपनीज में भी ये रूल है कि पब्लिक सेक्टर्स वगैरह में भी ये रूल है कि मिनिमम सर्विस 5 ईयर्स होनी चाहिए। 5 ईयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कैलकुलेट की जाती है वो 6 महीने के आधार पर कैलकुलेट की जाती है, और हर 6 महीने के लिए 1/4 इसको 6 मंथली पीरियड काउंट किया जाता है। 6 मंथ क्वालिफाइंग सर्विस, एक्चुअली क्वालिफाइंग सर्विस जो कैलकुलेट की जाती है वो जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स आपने सर्विस की है और उससे पहले आप ग्रेच्युटी ले रहे हैं, यानी पार्ट में बात कर रहे हैं। यदि फर्स्ट 3 मंथ्स हैं आपके पार्ट में तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 3 से लेके और 9 मंथ तक हैं तो आपको 1/4 ही मिलेगा, लेकिन 9 से 12 मंथ्स हैं यदि तो आपको 2, यानी 1/4 और 1/4 यानी 1/2, यानी 15 दिन की सैलरी 1 साल कंप्लीट होने पर इसके ऊपर ग्रेच्युटी के रूप में मिलती है। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 15 डेज सैलरी। और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है ग्रेच्युटी के लिए? कह रहे हैं नो लिमिट फॉर ग्रेच्युटी, लेकिन नहीं, मैक्सिमम लिमिट है। नो मिनिमम लिमिट कह रहा है, नो मिनिमम लिमिट इसकी कोई नहीं है। मैक्सिमम लिमिट इसकी है इधर 16.5 टाइम्स आपकी जो सैलरी होगी उसका 16.5 टाइम्स, या फिर मैक्सिमम आज की डेट में जो है वो 20 लाख रुपए। इसके साथ भी मैं ये एक जानकारी और देता चलूं आपको कि 20 लाख रुपए से ऊपर ये भी 7th पे कमीशन का पार्ट है कि यदि आपका डीए 50% हो जाएगा तो आपकी ग्रेच्युटी 5 लाख रुपए बढ़ जाएगी, यानी 25% ऑफ दिस 20 लाख रुपए का 25% 5 लाख रुपए बढ़ जाएगी। और यदि आपका डीए 100% हो जाता है तो आपकी इसका 50% बढ़ जाएगी, यानी 10 लाख ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं डेथ ग्रेच्युटी। डेथ ग्रेच्युटी क्या होती है, मैं यहां ना लिख के सीधे पॉइंट पे आता हूं कि डेथ ग्रेच्युटी में एक लंप सम अमाउंट मिलता है, और ये सब अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स फ्री होता है ग्रेच्युटी का। सुसाइड के केस में भी ग्रेच्युटी पेएबल है, और रिटायरमेंट के केस में तो है ही पेएबल। साथ में रिटायरमेंट के केस पे मैंने अभी बताया, साथ में डेथ ग्रेच्युटी का एंटाइटलमेंट किस तरह होता है। डेथ ग्रेच्युटी का एंटाइटलमेंट इस तरह होता है कि यदि 1 साल से पहले किसी की डेथ हो जाती है तो उनका जो सैलरी है उसका 2 टाइम्स डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी। अमेलमेंट्स, टोटल अमेलमेंट्स उनको जो मिलते हैं उसका 2 टाइम्स मिलेगा। यदि 1 से 5 साल के अंतर्गत आते हैं तो 6 टाइम मिलेगा। यदि 5 साल से 20 साल के बीच में यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस तो उसको 12 टाइम्स अमेलमेंट मिलेगा। और यदि 11 साल और मोर देन 20 साल से ऊपर, 11 साल और मोर देन, ये 5 साल था, 5 साल या तो 5 साल या 20 साल से, यहां 11 साल या फिर 20 साल से कम है यदि तो 20 टाइम्स है, और यदि 20 साल एंड मोर है तो ये मैक्सिमम 33 टाइम्स। वो जो 16.5 टाइम्स है, ये 16.5 टाइम्स जो मैंने बताया ये है 6 मंथली, इसको बोलते हैं सम 6 मंथली बोलते हैं इसको। और ये जो है मैक्सिमम 33 टाइम्स है, मैक्सिमम 20 साल से ऊपर यदि है तो मैक्सिमम 33 टाइम्स है, और 20 लाख आज की डेट में इसका टोटल अमेलमेंट्स है। ये रूल 51AB के अंतर्गत आता है, और इस तरह हम डेथ ग्रेच्युटी इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद सर्विस ग्रेच्युटी। सर्विस ग्रेच्युटी में भी जो 10 इयर्स की सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस है, उसके ऊपर मिलती है। जो 10 इयर्स के बाद में यदि कोई भी रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उसको सर्विस मिले, मतलब ग्रेच्युटी मिलेगी। और वही हाफ मंथ, वही सिस्टम है, 6 मंथली पीरियड जो है उसमें काउंट किया जा सकता है। जैसे मैंने 3 महीने और 6 महीने और 9 महीने का बताया तो उसको 6 मंथली पीरियड बोलते हैं। और ये इसकी भी कोई भी लिमिट नहीं है मिनिमम की, और एक लंप सम पेमेंट इसका दिया जाता है। तो इस तरह हम, यदि किसी भी कारण से डिले की जाती है तो 3 महीने के बाद यदि डिले की जाती है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
इस पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम बात करते हैं प्रोविजनल पेंशन की। प्रोविजनल पेंशन तब लगाई जाती है जब किसी भी कारण से गवर्नमेंट पेपर क्लियर नहीं कर पा रही है और 6 महीने से अधिक हो गए हैं, रिटायरमेंट को 6 महीने से अधिक हो गए हैं और पेपर क्लियर नहीं हुए हैं उनके, तो उस कंडीशन में प्रोविजनल पेंशन लगा दी जाती है। उनको प्रोविजनल पेंशन, जुडिशियल इंक्वायरी यदि चल रही है या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोई चल रही है तो उस कंडीशन में भी प्रोविजनल पेंशन लगा दी जाती है, लेकिन ये 100% ही होती है लगभग। पुरानी पेंशन स्कीम पर यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।